फॉर्मूले पे प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं। तो सेक्शन प्रॉब्लम फॉर्मूले पे जो हमारी प्रॉब्लम है पहली आज की वो है इफ ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कॉमा बी सी इज पॉइंट ऑन ए बी प्रोड्यूस सच दैट ए सी इज इक्वल टू 3 ए बी देन फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। एंड ए का जो पोजीशन वेक्टर है बेसिकली वो ए है और बी का पोजीशन वेक्टर बी है। अब ये कह रहे हैं कि ए सी इक्वल टू 3ab है, ए सी इक्वल टू 3ab मतलब अगर मैं लेट कर लूं कि ए बी जो है टी है तो ए सी कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक अगर मैं टी मानूं तो ये पूरा कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3t के बराबर। और अगर ये 3t है तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा 2t। अब इस पॉइंट पे अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ तो मेरे को बी ए मतलब ये वाला रेशियो फाइंड करना होगा, बी से ए मतलब बी ए अपान बी से सी, बी से सी का मतलब ये वाला पोर्शन, बी से सी इसका रेशियो निकालना पड़ेगा, मतलब बी ए अपान बी सी ये कितना हो जाएगा। तो बी ए हमारा कितना है, बी ए है टी और ये है 2t, तो बी ए अपान बी सी ये कितना आ गया 1/2। लगा दो सेक्शन फॉर्मूला। तो अगर बी पे सेक्शन फॉर्मूला लगाते हो बेसिकली देखो यहाँ पे बी है ना कॉमन पार्ट, ये बी, इसी पे मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाना और ए के लिए करस्पॉन्डिंग 1 है और सी के लिए करस्पॉन्डिंग 2 है। ठीक है, तो लगाने का तरीका मतलब आना चाहिए आपको। तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू सी, सी का पोजीशन वेक्टर मैं सी मान लेता हूँ। ठीक है, तो 1 इंटू सी और प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू ए अपान 1 प्लस 2। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, तो बी बराबर आ जाएगा सी प्लस 2a अपान 3। तो यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3b इक्वल टू हो जाएगा c प्लस 2a। तो यहाँ से अगर मैं c कैलकुलेट करूँ तो c कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3b माइनस 2a और बिलीव मी यही हमारा आंसर। क्लियर। देखो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, A, B, C, D 4 points and EF are midpoints of AC and BD. Find AB plus CB plus CD plus AD. ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग 4 पॉइंट डिनोट कर लेते हैं, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। ठीक है, A, B, C और D चारों पॉइंट को जोड़ लेते हैं। ठीक है, चारों पॉइंट हमारे जुड़ गए। नाउ ये क्या कह रहे हैं कि ई एंड एफ ए सी और बी डी के मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं कि ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड बी डी। तो पहले तो हम ए सी को मिला लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ए सी हो गया और एक हमारा क्या है बी डी है। ठीक है, ये बी डी को हमने मिला लिया। नाउ ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है तो कहीं यहाँ पे ई मान लेते हैं। ठीक है, एंड जो हमारा एफ है वो कहाँ है, बी डी का मिड पॉइंट है, तो बी डी का मिड पॉइंट है तो यहाँ पे मैं एफ मान लेता हूँ। ठीक है, तो हमको ए बी प्लस सी बी और प्लस सी डी प्लस ए डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो पहला वाला जो सेम है ना, ये ए और ए इनको एक साथ ले लेते हैं और सी बी और सी डी एक साथ ले लेते हैं, होगा क्या अभी देखना। तो मैंने ले लिया ए बी प्लस ए डी एक साथ ले लिया और प्लस सी बी और सी डी एक साथ ले लिया। लगाएंगे हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम काम कैसे करता है जरा ध्यान से समझो। मिड पॉइंट थ्योरम काम इस तरीके से करता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम हमारा काम कैसे करता है जरा ध्यान से समझो। जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये पॉइंट है हमारे पास ओ या पी मान लेते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम अगर ये मिड पॉइंट है ए बी का एम, तो ये जो पी एम होता है ना, पी एम इसका डबल ये पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है। ये मिड पॉइंट थ्योरम के काम करने का स्टाइल। तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, ट्वाइस ए एफ डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, ट्वाइस सी बी प्लस सी डी। तो ये हो गया हमारे पास सी बी और ये हो गया सी डी और मिड पॉइंट यहाँ पे कितना है, ई है। ये किसके बराबर हो गया, सी एफ के बराबर हो गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा ए एफ और प्लस सी एफ के बराबर। ठीक है, और
अगर मैं ए एफ प्लस सी एफ की बात करूं, ए एफ प्लस सी एफ किसके बराबर होंगे? देखो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ट्वाइस इसको माइनस एफ ए कर लेते हैं एंड इसको माइनस एफ सी कर लेते हैं। माइनस बाहर ले आओ तो माइनस ट्वाइस ये हो जाएगा एफ ए प्लस एफ सी, ठीक है। और एफ ए प्लस एफ सी किसके बराबर है? एफ ए और एफ सी किसके बराबर है? तो ये जो है ट्वाइस एफ ई के बराबर है, एफ ई के बराबर है, माइनस ट्वाइस एफ ई, ठीक है, माइनस ट्वाइस एफ ई। अब इसको लिख सकते हैं माइनस टू माइनस ई एफ, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये टू ई एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टू एफ ही है सॉरी, तो यहाँ पे फोर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा फोर, और ये भी कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा, क्या हो गया फोर ई एफ के बराबर, ठीक है। इस तरीके से हमने चीजों को सिद्ध कर दिया। अब देखो ये तो मेथड वन है, थोड़ा और अच्छे से मेथड बताता हूँ, इसमें आपको मजा आएगा, ठीक है। तो मेथड टू क्या है कि मेथड टू में हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको कि पोजीशन वेक्टर में ब्रेक कर लेते हैं सबको, ठीक है। ए बी सी डी सबका पोजीशन वेक्टर हम लोग अलॉट कर देते हैं। ये मान लो ए बी जो भी है सबको हम लोग पोजीशन वेक्टर अलॉट कर देते हैं, ए बी सी डी, और इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका बी है, इसका सी है और इसका डी है, और इनको मिला देते हैं ए सी और बी डी, ठीक है। सी और बी डी को अगर मिला देते हैं तो क्या होगा कि ए सी का जो मिड पॉइंट है वो बेसिकली ई है, और बी डी का जो मिड पॉइंट है वो बेसिकली एफ है, ठीक है। अब तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ए बी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ए बी है, इसको मतलब डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, ए बी प्लस सी बी प्लस सी डी और प्लस ए डी, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर आपको पता ही होगा क्या होता है, ए बी बराबर क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, यही तो होता है। तो यूज करो बी माइनस ए प्लस बी माइनस सी और प्लस डी माइनस सी और प्लस डी माइनस ए। तो यहाँ से आप देखोगे कई चीजें कैंसिल हो जाएंगी। जैसे अगर मैं बात करूं कौन कौन कैंसिल हो रहा है, तो बी और बी कितना हो गया, टू बी हो गया, ठीक है। ए और सी माइनस ए सी टू ए माइनस टू ए माइनस टू सी, ठीक है। तो ये भी एंगेज, ये भी और ये भी और ये भी, और प्लस टू डी हो गया। क्या करेंगे कि जो है ए और सी का मिड पॉइंट ई है, तो ए और सी को एक साथ ले लेते हैं, ट्वाइस बी प्लस डी इसको एक साथ ले लेते हैं, और माइनस ट्वाइस ए प्लस सी इसको एक साथ ले लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा कि ट्वाइस ये बी प्लस डी किसके बराबर होगा, तो ये बेसिकली ट्वाइस एफ के बराबर होगा, एफ का जो भी पोजीशन वेक्टर एफ है, और माइनस ट्वाइस ए और सी का मिड पॉइंट क्या है, ई है, तो ये ट्वाइस ई के बराबर होगा, ठीक है, ट्वाइस ई। तो यहां से देखो फोर एफ माइनस ई आ जाएगा अंदर, और इसका मतलब ये हुआ कि फोर एफ ई के बराबर हो गया ये। अगर माइनस एक मिनट यहाँ पे एफ ई ना, ई माइनस एफ का मतलब एफ माइनस ई का मतलब ई एफ होता है, तो यहाँ से ये ई एफ हो गया, और ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट फॉर ए ट्रेपेजियम द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो मतलब क्या है कि मान लो एक ट्रेपेजियम हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ट्रेपेजियम है, ए बी सी और डी, और ये इसके डायगोनल्स है, ठीक है। और इसके डायगोनल में जो है एक पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट ई है और इसका पॉइंट एफ, ए सी का, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ बराबर होगा ओ एफ माइनस ओ ए, ठीक है, पोजिशन वेक्टर की टर्म। अब ओ एफ जो है ए और सी का मिड पॉइंट है, यहां पर क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ओ सी अपॉन टू, माइनस यहाँ पे ओ ई की जगह क्या लिख सकते हैं, ओ बी प्लस ओ डी अपॉन टू, ओ बी प्लस ओ डी अपॉन टू। तो यहां से 1/2 हम लोग क्या करेंगे, ओ ए और ओ बी को एक साथ ले लेते हैं, ओ ए माइनस ओ बी और प्लस 1/2 ओ सी माइनस ओ डी। ये क्या हो गया 1/2, ये तो बी ए के बराबर है, और प्लस ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1/2 डी सी के बराबर है। 1/2 कॉमन ले लो, और क्या करना है, कितना हो जाएगा,
बी ए माइनस सी। अब क्या करना है, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेना है। दोनों तरफ क्या ले लेना है, मैग्नीट्यूड। तो जैसे ही आप मैग्नीट्यूड लोगे तो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ई एफ, तो 1/2 का तो मैग्नीट्यूड 1/2 ही होगा, और ये हो जाएगा मॉड बी ए माइनस सी डी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक चीज ध्यान देने लायक बात है कि अगर ये और ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो इनको हम जो है, देखो अब एक चीज हम समझते हैं, छोटी सी बात है। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैं दो वेक्टर की बात करूं, तो दो वेक्टर अगर पैरेलल है, मान लो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर होता है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिफरेंस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अगर दो पैरेलल वेक्टर हैं तो सिवर ये काम हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एंगल 0। इसका मतलब ये हुआ कि आगे हम इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ई एफ इक्वल टू 1/2। यहाँ पे कौन कौन से वेक्टर हैं, एक वेक्टर तो हमारे पास बी ए है, ठीक है, एक वेक्टर कौन सा है बी ए, दूसरा वेक्टर का है, यहाँ डिफरेंस लगाना पड़ेगा, दूसरा वेक्टर है हमारे पास सी डी, ठीक है, तो यहाँ पे सी डी। और इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है, हेंस प्रूफ। अच्छा दूसरी चीज और एक चीज समझ लो कि अगर मैं कहता हूं कि एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर है बी, दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो इनका डिफरेंस भी पैरेलल होगा, ए डिफरेंस बी भी क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल। क्लियर हो रही बात, मतलब ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर दोनों पैरेलल हैं आपस में तो ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और जी इसका जो है सेंट्रॉइड है। तो बेसिकली जो जी जी होता है ना, जी जी, तो ये आता है किसके बराबर, जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी के बराबर आता है अपॉन 3, ठीक है। अगर मान लो कि जी हमारा ओरिजिन है, जी क्या है, ओरिजिन है, तो जी की जगह क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। ओ कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी अपॉन 3। अगर मैं ए का पोजीशन वेक्टर ए मानता हूं, बी का बी मानता हूं और सी का सी मानता हूं, तो ओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इन सेंटर। पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से समझिए इसको। तो यहाँ पे जी की जगह हम लोग आई कर लेते हैं इन सेंटर, ठीक है। आई कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आई, ठीक है, वेक्टर। तो आपको क्या करना है कि करस्पॉन्डिंग जो है, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पकड़ना है, ठीक है। देखो आई हमें निकालना है तो करस्पॉन्डिंग हमें वर्टेक्स को पकड़ना है, ठीक है, वर्टेक्स। तो आई से एक को ए वाला वेक्टर कौन सा हो जाएगा, आई ए, और सामने वाली साइड का मल्टीप्लाई करना है बी सी, ठीक है, साइड की लेंथ का। उसके बाद बी वर्टेक्स को पकड़ना है, आई बी वेक्टर लिखना है, और इनटू इसके सामने वाली साइड कौन सी है, एसी है, एसी की लेंथ का मल्टीप्लाई करो, प्लस सी वर्टेक्स को पकड़ो, तो सी वर्टेक्स का वेक्टर हो जाएगा आई सी, और इनटू इसके सामने कौन सी है, ए बी है, इसका मल्टीप्लाई करो अपॉन सारी साइड का सम ले लो, बी सी प्लस ए सी और प्लस ए बी, ये हमारा इन सेंटर हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर हम सर्कम सेंटर की बात करें तो सर्कम सेंटर एक ऐसा पॉइंट है ट्राइंगल के अंदर जिसका सारे वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम होता है, मतलब ए से बी से और सी से, तीनों से सेम होता है। तो जो कैलकुलेशंस होंगे उसमें इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे। आर्थो सेंटर की अगर बात करें, एच की बात करें, तो जहां पर इनके एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग आर्थो सेंटर कहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं
राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूं। पहला राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, इसमें क्या होता है कि मान लो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो सरकम सेंटर होता है इस ट्राइंगल का, जो वो होता है हाइपोटेन्यूज होता है, इसका मिड पॉइंट होता है, और इसका वर्टेक्स जो है, जो राइट वर्टेक्स है, वो क्या होता है, आर्थो सेंटर। ठीक है, मान लो ए बी एच, ट्राइंगल ए बी एच में जो है वो जो है मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, मिड पॉइंट ए बी का है, और जो एच है ये बेसिकली वर्टेक्स से एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट है, आर्थो सेंटर है। क्या है, आर्थो सेंटर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सेंट्रोइड और आर्थो सेंटर और जी की, ठीक है, और एच की, तो ये बेसिकली रेशियो 2 और 1 का होता है। ये एच जी अगर 2 यूनिट है तो जीओ कितना होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में खास बात क्या होती है कि ऑल सेंटर्स कोइंसाइड, ऑल सेंटर्स कोइंसाइड्स, तो सारे सेंटर क्या कर जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। तो ये ट्राइंगल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी जो वेक्टर में हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन बीसी आई ए वेक्टर प्लस एसी आई बी वेक्टर प्लस ए बी आई सी वेक्टर वेयर आई इज इन सेंटर। तो अब देखो इसको हमें करने के लिए करना क्या होगा, इसके ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी, ये इसका इन सेंटर है। तो इन सेंटर का हमें फॉर्मूला पता ही है, आई आई बराबर क्या होता है, वेक्टर वर्टेक्स ए को पकड़ना है, इसका वेक्टर बनाना है आई ए इंटू बी सी, प्लस बी से बी को पकड़ो, वर्टेक्स बी को, तो आई बी वेक्टर इंटू इसके सामने वाली साइड ए सी, और प्लस सी वर्टेक्स को पकड़ो इस वेक्टर को, आई सी इंटू कितना हो जाएगा, आई सी के सामने ए बी हो गया, अपॉन ये तीनों का सम होता है ना, बी सी प्लस ए सी और प्लस ए बी। अब पोजीशन वेक्टर में ओ आई माइनस ओ आई, ये तो जीरो होगा ना, जीरो वेक्टर होगा, और जीरो वेक्टर में किसी मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी वो क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर ही बना रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से ये चीज हमारी कितनी आ गई, जीरो के बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई, जीरो वेक्टर के बराबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सो दैट सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल, और ये इसका सेंट्रोइड। तो मान लो कि इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका बी है और इसका सी, ठीक है, और इस रेशियो को, ये जो जी है, इस रेशियो को कुछ मान लेते हैं, लैम्डा और 1 मान सकते हो, लैम्डा 1 मान लेते हैं, तो ये रेशियो, और ये जो पॉइंट है ये डी है मान लेते हैं, और ये मीडियन है, तो श्योर सी बात है ये और ये इक्वल होंगे, ये डी जो है बीसी का मिड पॉइंट होगा, तो बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जी के लिए फॉर्मूला लगाना है। जी के लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू बी प्लस सी बाई 2, ठीक है, और प्लस 1 इंटू वेक्टर ए अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब हमें ये बात पता है कि बेसिकली ये किसके बराबर होता है, जी जी, ये ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 के बराबर होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, बस काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कंपैरिजन करो, और क्या, कोफिशिएंट ऑफ ए बराबर कर दो, कोफिशिएंट ए दोनों तरफ बराबर कर दो, मतलब दोनों बराबर होनी चाहिए क्योंकि रूल यही कहता है। तो इधर है 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 ए का कोफिशिएंट, और इधर कितना है 1/3। तो अब देख लो कितना आ रहा है कैलकुलेशन से, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस 1, लैम्डा बराबर कितना आ गया 2, यानी कि ये जो रेशियो है ये ए है और ये डी है, और ये जो जी है इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, प्रूव हो गया। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बेसिकली एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, इसमें जो ई पॉइंट है एसी में, ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है ई पॉइंट एसी को, और बीसी में अगर बात करें तो एक पॉइंट डी है जो कि इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो हमको ये फाइंड करना है कि पोजीशन वेक्टर एफ का क्या होगा, मतलब एफ
जहां पे एडी और बी जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसका हमें बेसिकली पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इंटरनल बाइसेक्टर फॉर्मूले की, सेक्शन फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना कि 3 इंटू ई, 3e, क्योंकि 2 + 1 कितना होता है 3, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 2c और प्लस a हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर a है, इसका b है, इसका c है, और इसका e है, और d है, और इसका f है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया। और अगर मैं d पे लगाऊं तो d पे 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3d इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू सी मतलब c, और प्लस 2 इंटू b मतलब 2b। अब दोनों का इंटरसेक्शन हमको फाइंड करना है। दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि चीजों को जो है इक्वेशन वाइज सॉल्व करना है। देखो हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमको एक साइड को इक्वल बनाना है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है और ये मेरा इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, अब यहाँ पे 2c है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो मैं सेकंड में क्या करता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6d इक्वल टू हो जाएगा 2c और प्लस 4b हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2c बन गया। अब यहाँ पे कौन है जो मिसिंग है, इसमें कौन बंदा है जो मिसिंग है, देखो फ्रॉम फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट को देखूं तो ये हो जाएगा 3e। अब इसमें क्या करना है, मेरे को 4b ऐड करना है दोनों तरफ, 4b, ये कितना हो जाएगा a प्लस 4b और प्लस कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा। एंड अगर मैं इसमें देखूं तो कौन मिसिंग है, तो बेसिकली a मिसिंग है, तो इसमें a ऐड कर देते हैं। तो 6d प्लस a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 4b और प्लस 2c। अब देखो दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हो गए। अब राइट हैंड साइड बराबर हो गए, अब एक काम और करना है कि इनके जो कोफिशिएंट है, सम ऑफ कोफिशिएंट हमेशा बराबर होने चाहिए। इधर का 4 2 6 1 7 है, इधर भी 7 है, तो इसका मतलब सही है। अब क्या करो, इस 7 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। ठीक है, अगर हम 7 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आएगा, ये आ जाएगा 4b और प्लस 3e अपॉन 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 4b प्लस 2c अपॉन 7, और यही बराबर हो जाएगा a प्लस 6d अपॉन 7 के। अब सेक्शन फॉर्मूले से ये चीज पता चल गई हमको कि 4 इंटू बी, मतलब b तो हमारे यहाँ पर है, ये 4 का रेशियो होगा, और ये कितने का होगा 4b हो गया, और 3e है, ये 3 होगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूले से। और यहां से अगर देखें तो 1 इंटू ए, तो 1 ये हो जाएगा, और a और इंटू 6 इंटू डी, 6 इंटू डी का मतलब 6 ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एडी एंड बीसी, तो पोजीशन वेक्टर तो हमको मिल गया, कितना मिला, तो ये दोनों बराबर है, मतलब ये चीज और ये चीज, मतलब ये बी के ऊपर लाई कर रहा है, ये एडी के ऊपर लाई कर रहा है, तो ऐसा, और ये दोनों इक्वल भी है। ये कहाँ के लिए पॉसिबल है, ये एफ के लिए ही पॉसिबल है। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, ये हो गया, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3:4। ठीक है, एंड दूसरा है एडी का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 6:1। तो यही हमारा आंसर है।